अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम मास्ट इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। मास्ट इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ दैट न्यूक्लियस इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड द मास्ट इफ़ेक्ट। अब हमारे पास एक न्यूक्लियस है। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जी, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को, इन दोनों के वेट को, इन दोनों के मास को अगर हम अलहदा से डिस्कस करें और फिर उनको एक न्यूक्लियस की सूरत में डिस्कस करें, तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलहदा-अलहदा लें और फिर उसको इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस देखें जहाँ पे वो इकट्ठे हैं, तो उन दोनों के मास में डिफरेंस होता है। तो उस मास जो डिफरेंस होता है उसको मास डिफेक्ट कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसका मास है m, और हम कहते हैं उस न्यूक्लियस को हम कह देते हैं m न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में होते हैं मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास, अगर हम इस प्रोटॉन की बात करते हैं, इन प्रोटॉन की बात करते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, इन्हीं को हमने बाहर लिखा है। तो ये जो प्रोटॉन है इनका मास होगा जी एम पी। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता है कि हम न्यूट्रॉन को जब निकालना होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को निकालते हैं, तो हम एटॉमिक मास में से चार्ज नंबर को माइनस करते हैं। मतलब कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है, पूरे न्यूक्लियस का जो मास होता है उसमें से हम चार्ज नंबर को, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तो ये अगर हम न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हम कहते हैं ये न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो होगा जी ए माइनस जी एम न्यूट्रॉन, राइट। तो हम कहते हैं कि अगर हमने डिफरेंस निकालना है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जब हम इनका इकट्ठा मास लेते हैं और जब हम इनका अलहदा-अलहदा मास लेते हैं, तो इन दोनों के मासेस में डिफरेंस होता है। तो हम कहते हैं कि यही डिफरेंस ऑफ मास जो है वो इक्वल आपके पास है जी, आपके पास जी ऑफ प्रोटॉन प्लस आपके पास न्यूट्रॉन के मास के, और उनमें से हम माइनस कर देते हैं न्यूक्लियस का जो मास है, तो आपके पास ये आ जाता है मास डिफेक्ट। फिर हम कहते हैं कि यही जो मिसिंग मास है, ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम इकट्ठा लिखते हैं, जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलहदा-अलहदा लेते हैं, सेपरेट लेते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है एक्सपेरिमेंटली, और जब हम उनको इन टर्म ऑफ न्यूक्लियस लेते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम ये बात करते हैं यही जो मिसिंग मास है, मतलब अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लें तो वो ज़्यादा होता है अलहदा-अलहदा जब लें, लेकिन जब वही मास को इकट्ठा ले लें तो वो हमारे पास कम हो जाता है मास। तो हम कहते हैं ये जो डिफरेंस आता है मास के अंदर, दैट इज़ द मास इफेक्ट। सो द मिसिंग मास इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी, और यही जो मिसिंग मास है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। कि जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं और एक न्यूक्लियस की फॉर्म में आते हैं, एक न्यूक्लियस की टर्म में आते हैं, एक न्यूक्लियस बनता है, तो उस टाइम पे कुछ मास जो है वो ज़ाया हो जाता है इन टर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एक बाइंड हो रहे होते हैं, तो इनके जो मास होते हैं एनर्जी की फॉर्म में ज़ाया हो जाते हैं, और दैट इज़ द मास इफेक्ट। तो अगर हम मास इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन देखते हैं, मतलब पर एटॉमिक मास देखते हैं, पूरे न्यूक्लियस का मास इफेक्ट देखते हैं, तो हम इसको, इस मास इफेक्ट को, जो डिफरेंस ऑफ मासेस है, इसको ए के साथ डिवाइड कर देते हैं, और ये जो पूरी टर्म है इसको भी ए के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मास इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन जो है वो आ जाता है। अच्छा जी, तो आगे हम स्टडी करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है और इसको हम किस तरह से देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ये है। तो जैसे कि हमने पहले जो है वो मास इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था कि मास इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होता है। तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जब हम वो न्यूक्लियस की फॉर्म में आ जाते हैं तो मास जो है वो कम हो जाता है। जब हम जबकि जब हम इनको सेपरेटली देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तब उनका मास ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि कुछ डिफरेंस आ जाता है मास का, और वो जो मास का डिफरेंस आता है वो असल में एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाता है।
जब न्यूक्लियस बनता है। तो हम अब बाइंडिंग एनर्जी की तरफ आते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी असल में हमारे पास क्या होती है? अ न्यूक्लियस इज स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो तब स्टेबल होता है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो कम होता है। तो हम कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो कम वॉल्यूम की वजह से जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अंदर प्रेजेंट होती है। द न्यूक्लियर फोर्स बॉन्ड्स ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और इसी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो ये दोनों न्यूट्रॉन हैं, ये न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, ये इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि वो हमारे पास क्वार्क से मिलके बने हैं, और क्वार्क्स हमारे पास जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। तो आपको पता है कि इसका मतलब ये है कि इन तमाम जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो क्वार्क्स हैं, जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क्स हैं प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के जो क्वार्क्स हैं, इन दोनों की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हम कहते हैं द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस सच दैट इट्स न्यूक्लियॉन्स बिकम फ्री इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो यही बात कि जब हमने ये बात की थी यहाँ पर मास इफेक्ट के बारे में, तो हमने कहा था कि कुछ मास जो है वो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अलग-अलग मास देखें और जब इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस उनका मास देखते हैं, तो ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस इनका मास कम हो जाता है। और हमने कहा था कि यही जो मास है वो असल में एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, कि जिसकी वजह से हमारे पास ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है कि हम इस न्यूक्लियस को तोड़ सकें। हम अगर इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इसको बनने में एनर्जी लगी है। तो हम उतनी एनर्जी देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो न्यूक्लियस जो है वो टूट जाएगा और वो न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग-अलग हो जाएंगे, उनकी फॉर्म में जो है वो फ्री न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो डैट इज़ एक्चुअली द बाइंडिंग एनर्जी, कि ऐसी एनर्जी जो कि इतनी एनर्जी जो कि न्यूक्लियस को दी जाए और उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलहदा हो जाएं, उनकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो बाहर निकल जाएं और फ्री हो जाएं। तो ऐसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो जब हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं द बाइंडिंग एनर्जी इज़ मैयर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो हम कहते हैं कि असल में यही जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है, क्योंकि हमें उतनी ही एनर्जी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है जितनी। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है, हम यही बात कर रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी इज़ मेजर्ड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एक्चुअली, अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो हम ये बात कहते हैं कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, तो असल में यही बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इनकी स्टेबिलिटी का भी बाइस है। द न्यूक्लियस विल बिकम मोर स्टेबल इफ़ इट हैज़ अ हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास, हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो, मोर स्टेबल हो, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। देखें, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि न्यूक्लियस को बनाने के लिए भी, जो मास इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ, जो वो मास इफेक्ट जो चेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ताकि न्यूक्लियस बन सके, तो डैट इज़ ऑल्सो द बाइंडिंग एनर्जी। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होगा। तो द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास इफेक्ट, तो हम साफ कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली तो मास इफेक्ट के इक्वल है, क्योंकि वही मास इफेक्ट जो मास में चेंज आ रहा है और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितना मास कम हुआ है उतनी ही एनर्जी लगी है उस न्यूक्लियस को बनने के लिए, तो उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी की हमें ज़रूरत है। तो हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी इक्वल हमारे पास है मास के डिफरेंस के, मास इफेक्ट के, और सी स्क्वायर जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम कि हमारे पास मास इफेक्ट जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये है जो कि है जी जी, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, एंड दिस इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्यों माइनस हो रहा है मास ऑफ द न्यूक्लियस? क्यों? क्योंकि ये इसमें मास इफेक्ट है, इन दोनों में मास इफेक्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस का मास। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम और अल्फ़ा पार्टिकल। एज यू नो कि अल्फ़ा पार्टिकल भी हमारे पास हीलियम ही है।
तो अल्फ़ा पार्टिकल हैवी एक्सपेरिमेंटल मास हमारे पास एक्सपेरिमेंटली जब किया गया तो इसका मास जो है वो ये है। तो अब हम कहते हैं कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी, तो हमारे पास कितना मास निकलता है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हमारे पास है जी He4 और 2। ठीक है, ए जो है 4 जो है वो इसका एटॉमिक मास है ए, और जी जो है वो 2 जो है वो हमारे पास जी है जो कि प्रोटॉन के नंबर हैं। तो हम कहते हैं जी जो है वो 2 है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो इसमें हम कहते हैं ए में से जी को माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। अब हम वही फार्मूला जो है वो बाइंडिंग एनर्जी का इस पे लगा देते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि जी एम पी प्लस ए माइनस सी एम एन माइनस एम न्यूक्लियस, एंड दिस इज़ एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट। अब हम कहते हैं बी ई में हमारे पास आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी जो है उसमें इक्वल हो गया, ये जी जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है जो कि 2 है इसके अंदर, और हमारे पास जो एम पी है प्रोटॉन का जो मास है वो कैलकुलेटेड ये है। फिर हम कहते हैं ए माइनस जी की जब हम बात करते हैं दैट इज़ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी हमारे पास 2 हैं, और हम मास ऑफ न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये हमारे पास उसकी वैल्यू है। फिर हम मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस का जो मास है, हीलियम के न्यूक्लियस का मास, वो हमारे पास कितना है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है 4.00153 यू, और साथ सी स्क्वायर आता है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस कर लिया, इनमें से हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और हम कहते हैं यू मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वेयर। अब यू आपको भी पता है कि ये मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि यू जो है वो हमारे पास यूनिफाइड मास स्केल है। जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं और उनके मैसेस को देखते हैं तो हम यूनिफाइड मास स्केल में लेते हैं, जिसका हमने फार्मूला भी देखा था। तो सी जो है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है, और आपको याद होगा कि मैंने आपको ये निकालना भी बताया था कि न्यूक्लियर का मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने तब निकाला भी था कि हमारे पास जो एनर्जी है, जो मास एनर्जी रिलेशन है, वो हमने निकाला था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एक्चुअली आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि इस हीलियम का न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको बाउंड करने के लिए, उनको बाइंड करने के लिए, एक दूसरे के साथ रखने के लिए हमारे पास कितनी कितनी एनर्जी है इस न्यूक्लियस की, 28.2, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम इस न्यूक्लियस को तोड़ सकें, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कहते हैं या इसका मतलब ये है कि हमें 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इस हीलियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो 4, क्योंकि एटॉमिक मास इसका क्या है 4 है ना, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि इसका पूरा एटॉमिक मास है 4, तो हम कहते हैं कि ये 4 जो है 4 फ्री न्यूक्लियॉन्स में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इस न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियस को 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं तो ये 4 न्यूक्लियॉन्स में चेंज हो जाएगा, और फिर हम कहते हैं कि वही बाइंडिंग एनर्जी जो कि हम उनके न्यूक्लियॉन्स में देखें, एटॉमिक मास में देखें, तो हमारे पास पर न्यूक्लियॉन के पास, मतलब एक प्रोटॉन के पास या एक न्यूट्रॉन के पास के लिए 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। ठीक है, तो नाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हम पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से और एटॉमिक मास के हिसाब से एक ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ हमारे पास ये है जिसमें हम न्यूक्लियॉन नंबर और मतलब ए जो कि इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, ये मैंने एटॉमिक मास ऊपर लिखे हुए हैं सबके, ठीक है, एटॉमिक मास, और हमारे पास यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी देख लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो कर्व है ये आपके पास हीलियम है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और उसके बाद आपके पास यहाँ से पोटाशियम और ये सारे आयरन और ये सारे आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम कहते हैं ये जो कर्व है इसका मतलब ये है कि हर एक, ये हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिया है, इसका मतलब है हर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के पास, हर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के पास अलग-अलग कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेज विद द मास नंबर। इसका मतलब ये है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है, और उसके बाद क्या होता है, एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साथ जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो इंक्रीज तो हो रही है मास नंबर के हिसाब से,
ठीक है, मैस नंबर के हिसाब से यहाँ पे 56 है, 75 है, इंक्रीज़ हो रही है जब तक कि इनके न्यूक्लियॉन को 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, आयरन की बात करें, इसकी बात करें, इनके जो पर न्यूक्लियॉन है, मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को के पास 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही 58 मतलब यहाँ तक पहुँचता है तो आपके पास एक कर्व शुरू हो जाती है जो कि डिक्रीज़ की तरफ जाती है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे ग्रेजुअली जो डिक्रीज़ है वो किस वजह से है कि उनके जो न्यूक्लियस है, बेशक वो एटॉमिक मास उनका 238 है, पर उनके जो पर न्यूक्लियॉन है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को के पास 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब है आयरन की सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जो आयरन है इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसको इसके पर न्यूक्लियॉन के पास जो है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के पास, मतलब पर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के पास 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और बाकी सबके पास जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली द mass effect and binding energy and how we can calculate the binding energy from the mass effect. Thank you.